अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच और मैं हूं आपका मेज़बान उबैदुल्लाह सिद्दीकी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर तेहरान पहुंच चुके हैं और अभी ही अपना दौरा मुकम्मल करके वापस आए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि अहम पैगाम रसानी के लिए वो दोबारा तेहरान गए हैं, जबकि इससे पहले इस सारी सूरत हाल से पहले जो कुछ हुआ उसका भी ज़रा जो अहाता है वो कर लेते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान मामले पर सेनेट से बड़ा झटका लगा है। ईरान पॉलिसी पर ट्रंप इंतज़ामिया के खिलाफ अमरीकी सेनेट ने ईरानी नाकाबंदी ख़त्म करने और अमरीकी फ़ौजी दस्तों को वापस बुलाने के हक़ में करारदाद मंजूर की है। करारदाद के हक़ में 50 वोट जबकि मुखालिफत में 47 वोट पड़े हैं। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी अपनी ही जमात से अलग होकर डेमोक्रेट्स का साथ दिया है। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाइयों को जारी रखने के लिए कांग्रेस से बाज़ाब्ता मंजूरी दरकार होगी। अब इस मामले पर सेनेट में बाकायदा बहस और हतमी वोटिंग होगी। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई की धमकी दी थी और ये कहा था कि तेहरान के पास मुआहिदा करने के लिए सिर्फ 2 से 3 दिन का ही वक्त है। अमेरिकी सदर ने कहा कि वो ईरान पर हमले का हुक्म देने से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा दूर थे, ताहम बाद में उन्होंने इस कार्रवाई को मौखर कर दिया ताकि मुज़ाकरात को एक और मौका दिया जा सके। उधर जेडी वेंस कहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है और दोनों ममालिक दोबारा जंग या फ़ौजी मुहिम शुरू नहीं करना चाहते। वज़ीर ख़ारिजा ईरान जनाब अब्बास इराक़ची ने ट्रंप की धमकी का जवाब दिया है। उन्हें ख़बरदार किया है कि अगर दोबारा जंग हुई तो दुनिया को बहुत से नए और हैरानकुन हालात देखने को मिलेंगे। उन्होंने साथ ही साथ जो अपनी फ़ौजी बर्तरी है उसका भी बताया और बताया कि हम वो पहली ताकत हैं जिसने अमेरिका को नाकों चने चबवाए हैं। और इस सारी सूरत हाल पुतिन बीजिंग में है और बीजिंग से जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत अहम इसलिए हैं कि अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं कि ट्रंप वापस गए और अब पुतिन जो हैं वो बीजिंग में मौजूद हैं और यहाँ पर एनर्जी सेक्टर को लेकर ख़ास तौर पर चीन ने और रशिया ने बहुत अहम मुआहिदे किए हैं। तो ये फ्रंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मैसेज दे रहा है कि उसके पास मुतबादिल मौजूद हैं, तो अमेरिका के सामने झुकने वाला या थोड़ा सा भी आप कह लीजिए बैकफुट पे जाने वाला मामला नहीं है। खैर, क्विकली इस सब मामले को डिस्कस करते हैं। एहतशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है और साथ ही साथ आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफारतकार। दुरानी साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा एहतशाम साहब से पूछ लूँ कि ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं तेहरान गए हैं अहम पैगाम रसानी के लिए, इस वक्त इस्लामाबाद क्या बताता है, ख़बरें क्या हैं, बताइएगा एहतशाम साहब। 2-3 चीज़ें हैं बड़ी तेज़ी के साथ सफारतकारी वैध जिस तरीके से हो रही है। अभी देखें, अभी हाल ही में 3 दिन का दौरा करके आए हैं और उसके बाद फ़ौरन ही मोहसिन नकवी साहब वहाँ पहुँच गए और पैगाम रसानी की बात हो रही है। तनाज़र में तो 3 चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो कहते हैं बड़ा एक रेयर कॉन्स्टिट्यूशनल सेटबैक ट्रंप की गवर्नमेंट को मिला है, जो सेनेट में करारदाद 3 वोटों से मंजूर हो गई। इससे पहले आपने देखा 50-50 पे मामला रुक गया था, कुछ नहीं हुआ था। 100 मेंबर का ये सेनेट का एक उनका ऐवान बाला है। उसके बाद आप देख लें, जो अभी पुतिन का आपने जिक्र किया, वहाँ से भी जो मैसेजिंग हुई है वो भी कोई अमेरिका के लिए अच्छी नहीं है। पुतिन साहब ये कह रहे हैं कि जी अमेरिका अब चीन और रशिया को मिल के नए आलमी निज़ाम की तरफ जाना चाहिए। तो देखें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए हो गया। आप देखें, इससे पहले आपने देखा कि जो मुल्क के अंदर बात हो रही है उनके अंदर जो मिजाज लोगों का बन गया है कि जंग बंदी से आलमी मईशत को $1 ट्रिलियन का धचका लग चुका है, इसको वापस करना चाहिए। यहाँ पे जो सफारती ज़राए बात कर रहे हैं जिनसे मैं गुन सुन लेने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने कहा जी डेस्परेट अटैम्प्ट्स हैं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि सारी चीज़ें अमेरिका के अंदर जो सियासत हो रही है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ठीक नहीं है। मिड टर्म इलेक्शन तो अभी दूर है, नवंबर में आने, तो उससे पहले ही आप देख लें पब्लिक ओपिनियन जितनी तेज़ी के साथ ख़राब हुई है और ऑल टाइम हाई इस वक्त इन्फ्लेशन वहाँ पे हो चली है। तो नतीजतन वो कह रहे हैं कि चलें कोई रास्ता निकाला जाए। आपना हॉर्मस पे बात अटकी है, बाकी चीज़ें तो वो कहा जा रहा है कि मान गए। अमेरिका कह रहा था 20 साल मॉरेटोरियम, ये कहते हैं 10 से 12 साल का कर दें एनरिच्ड यूरेनियम के हवाले से। लेकिन आपना हॉर्मस की जो बात हो रही है इस पे अब कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी चाइना और रशिया ने भी कहा जा रहा है, जो इनके दरमियान मुलाकात थी उन्होंने भी कहा है, अगरचे चाइना ने तो बड़े वाज़े तौर पे ईरान का जिक्र ही नहीं किया, वो तो ताइवान की बात करते हैं, लेकिन जो मैसेजिंग हुई है उनकी वो यही है कि इसको जल्दी से जल्दी खोला जाए। मेरी इत्तला उबैद ये है कि इस पर कुछ थोड़ा सा अपना स्टैंड जो है ना, स्टांस, वो कुछ चेंज करने का मूड बन रहा है तेहरान में, क्योंकि उनको बताया जा रहा है कि अमेरिका डेस्परेशन में फिर आपके हमले के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। और फिर दूसरी तरफ आप देख लें, 3 खलीजी ममालिक ने जो कहा है कि जी जंग बंदी अगर नहीं होती तो बहुत नुकसानात होंगे। तो मेरा ख्याल है बड़ी फ्लूइड सी सिचुएशन है। चेंज हुई और डेफिनेटली इसमें जो लचक वाली बात है ना, इसको जरा दुरानी साहब जरा बताइएगा, क्योंकि जो ऑप्टिक्स हैं, जो बयानात हैं आउट इन दी ओपन, वो कहते हैं मैं 1 घंटा दूर था हमला करने से। अब्बास इराक़ची कहते हैं कि हम जो हमारी जो फौजी ताकत है या बर्तरी है वो हमने साबित कर दी, F-35 गिरा दिया, दीगर अचीवमेंट्स। तो बुनियादी तौर पर
आउट इन दी ओपन मामलात और हैं, तो लचक बैकडोर में क्या मैक्सिमम होगी तेहरान की? मतलब किस तरह से कन्विंस हो रहे होंगे वाशिंगटन और तेहरान इस मुआहदे के लिए? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ अटैक्स, इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान है, बिटवीन ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स। और इसमें फिर प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो है वो कभी कभी उसको स्पाइस अप कर देते हैं, मसाला डाल देते हैं, तो वो, लेकिन वो है कि दैट इज़ फॉर द गैलरीज। असल मसला ये है कि आप ईरान को अभी तक जो है ज़ेर नहीं कर सके। अमेरिका ने बड़ी कोशिशें की लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और ये सूरत हाल, ये स्टेलमेट अभी भी जारी है और इसी तरह से जारी रहेगा। मोहसिन नकवी साहब ने जो विज़िट किया है उसका मतलब ये लिया जा सकता है कि कोई ऐसी फ्रेश प्रपोजल्स हैं जिनको जो है ईरान तक पहुंचाना मकसूद था, और उसमें अब आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका के रवैये में थोड़ी तब्दीली इससे है कि पहले वो सिर्फ न्यूक्लियर की बात करते थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ईरान से जो सैंक्शंस हटाने की बात भी कर रहे हैं, और ईरान के जो फ्रोज़न असेट्स है वो भी तकरीबन 25% जो है अनफ्रीज करने की बात कर रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ईरान ने बड़े डेफ्टली अपने इसको जो है वो किया है, बल्कि ईरान जो है वो अमेरिका जो रूल सेट करता है ईरान उसी के मुताबिक अपना प्ले ग्राउंड भी चेंज कर लेता है। तो ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं और ये बड़ी दिलचस्प किस्म की डिप्लोमेसी है जो कि ईरान, मेरे ख्याल में इसमें आप उसके जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का जो फ़ायदा उन्हें मिला है वो उसके साथ है, और उसमें वो उनकी जो जितने भी डिप्लोमेट्स हैं वो बड़े सोफिस्टिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब जंग होगी या नहीं होगी। ये इस मामले में अमेरिका इस वक्त अकेला खड़ा है, और आपने जैसे कांग्रेस की बात की, ये उसके लिए मुश्किलात हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, तो इसलिए ये उनके लिए अब जो है इजी वॉक नहीं होगा। उनको जो पहले 60 डेज की जो इजी वॉक था जिसमें वो जो कुछ कर सकते थे, जिसमें कांग्रेस की अप्रूवल नहीं थी, वो तो वो डेफिनेटली गुजार हैं, बल्कि मुश्किल होगी। ये चीज़ इराक़ी भी कह रहे हैं ना, रिटर्न टू वॉर विल फीचर मैनी मोर सरप्राइजेज। अच्छा, इसमें एहतशाम साहब ज़रा इसको अगर देखा जाए इस स्पेक्ट्रम में कि अमेरिका ज़ाहिर है, जिस तरह से दुरानी साहब ने कहा कि वो 60 दिन वाला जो ग्रेस पीरियड था वो भी ट्रंप ने इंजॉय कर लिया। देन एक ऑप्शन ये था कि जी मशरक़ वस्ता उनके साथ खड़ा हो, यानी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो कहें हाँ जी ठीक है, आप ईरान की तरफ जो है वो गोला बारूद बरसाते रहें, हम आपके साथ हैं, हमारी ज़मीन आपके लिए हाजिर है, ये बेसिस आपके लिए हाजिर हैं। वो भी रिसेंटली मना कर चुके 3 मुल्क मिलके। फिर आप चाइना या रशिया की तरफ जाएँ, वो भी आपको अगर थोड़ा सा मतलब नीम रजामंदी जाहिर कर दें तो भी आप इस सारी सूरत हाल को जारी रख सकते थे। तो कहीं से भी ये चीज़ मिला ही नहीं, कोई वे आउट तो मिला ही नहीं ना ट्रंप को। तो वो इस वक्त एक बंद गली की तरफ ही है। अब ऑप्शंस अब एग्जैक्टली क्या है उनके पास? हमला भी नहीं कर सकते, कांग्रेस बैठी है। देखिए उबैद, मेरा ख्याल है कि अब सही मानों में जो है ना प्रेसिडेंट ट्रंप पे दबाव आएगा, और ये ख़ास तौर पे सेनेट की करारदाद जो मंजूर हुई है जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जी ऑफेंसिव स्ट्राइक्स आप नहीं करेंगे ईरान के ऊपर। और फिर ये कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते ये अगर ये लोअर हाउस में ऐवान नुमाइंदगान में ये पेश हो जाती है करारदाद, जहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं वो तो यही बता रही हैं कि शायद वहाँ से भी ये थ्रू हो जाए, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। फिर तो वो क्या करेंगे? बाकायदा उनकी कांग्रेस अगर ये कहती है कि पहले भी आप बगैर ऑथोराइजेशन के आपने हमला किया था, अब इसके बाद तो मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो पैगाम रसानी की जो बात हो रही है वो तो ये है कि जो पैगाम लेके गए हैं वो तो डेफिनेटली आप देख लें, फील्ड मार्शल साहब 15 से 18 दिन का 3 दिन का दौरा अप्रैल में किया था, 3 दिन का ही दौरा आपने देखा अपने नकवी साहब ने किया और दोबारा वहाँ पे चले गए। अब यही है कि एक आध पॉइंट पे वो जो इत्तलात आ रही है कि 2 से 4% मामला रह गया है, क्योंकि अब यही कहा जाए, एक तरफ तो बयानबाजी तो होती रहेगी उबैद, दोनों सख्त बयान देते रहेंगे, वो दोनों कहते रहेंगे जी हम जंग जीत गए, और कह भी सकते हैं क्योंकि हारा भी कोई नहीं है और ना किसी ने हार मानी है, ना किसी ने हथियार डाले हैं। तो नतीजतन इस वक्त सबसे ज़्यादा ओनस जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर है कि इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद दो बड़ी जो अपना जो हैं ताकतें चाइना और रशिया जिस तरह इकट्ठे हो गई हैं, मिडिल ईस्ट के मालिक का जो सांस है, पाकिस्तान जिस तरीके से बार बार उनको ये कह रहा है कि भाई देखें ये मामला ख़राब हो जाएगा और हाथ से एक दफ़ा बात निकल गई तो मुश्किल हो जाएगा।
कुछ इत्तलात ये भी बता रही हैं कि जो कुछ अमरीकी प्रपोजल वैध आई हैं उसके तहत कहा जा रहा है कि जी आप आ जाए, एक दफ़ा इस्लामाबाद आ जाएं। अमेरिकन जो है वो तैयार हैं आने के लिए। वो कह रहे हैं कि जी आ जाएंगे। अब ये ईरानी अगर ये छोड़ दें थोड़ा सा, और मेरा ख्याल है यही बात अगर पूछ ली जाए अपने दुरानी साहब से, दुरानी साहब आपके ख्याल में कितना ये प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर ये प्रेशर हो सकता है कि अब तो सेनेट कह रही है ऑफेंसिव स्ट्राइक नहीं करेंगे, आपको कोई निगोशिएशन करनी चाहिए, आप ना हरमुज़ खोलना चाहिए। आपको लगता है कि इसकी परवाह करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप या नहीं करेंगे? देखिए, उनको करना पड़ेगा क्योंकि अपना हरमुज़ जो है ईरान राजी है खोलने पे, लेकिन शक ये है कि अमेरिका भी अपना जो ब्लॉकेट है वो हटा दे। और उससे बढ़कर ये है कि उसमें जो अब जो कोर इश्यूज हैं वो न्यूक्लियर तो अपनी जगह है जिस पे ईरान राजी है, लेकिन जो लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस और अनफ्रीजिंग ऑफ ईरानियन एसेट्स है वो अहम कोर इश्यूज हैं, और अब उसकी तरफ भी थोड़ी आइस ब्रेकिंग होती नज़र आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इसमें गुड सेंस वुड प्रिवेल, और ये जिस तरह की जो वॉर या दोबारा हमले की वो थ्रेट दे के फिर कहते हैं मैं 1 घंटे में दूर था, जस्ट 1 आवर अवे, लेकिन अगर वो पीछे हट जाते हैं इसका मतलब ये है कि वो वार्निंग देते हैं लेकिन फिर वो कर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये कैलकुलेट किया हुआ है कि उनके पास जो है क्या उनके ऑप्शन क्या। अच्छा, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड दुरानी साहब आपसे ये सवाल है बुनियादी तौर पे, जो ये अलाइनमेंट है डेफिनेटली रशिया चाइना की ये तो नई नहीं है, लेकिन इसमें अगर इस सारी सूरत हाल में आपने हरमुज़ खुल जाती है, फ़ायदा है ज़ाहिर है चीन के लिए तो बहुत विन विन हो जाता है। देन ये जो एनरिच यूरेनियम वाला मामला है, अगर इस मामले में रशिया को ट्रस्ट किया जाता है, चाइना को ट्रस्ट किया जाता है, देन अगेन यहाँ पर अमेरिका के लिए ज़ाहिर है उसकी जीत तो है कि वो एटमी हथियार नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वज़न सारा उस तरफ जा रहा है। तो एग्जैक्टली इसमें से जब निकले भी तो ग्रेसफुली अमेरिका कैसे निकले कि वो बता सके कि हाँ जी हमने ये अचीव किया, क्योंकि उसकी जो अचीवमेंट है वो भी उसके लिए बज़ाहिर तो नुकसान और लॉस में ही नज़र आ रही है। देखिए, वो तो एग्रीमेंट में साफ नज़र आ जाएगा कि वो जो 450 किलोग्राम 60% एनरिच यूरेनियम है उसकी तहवील किसके पास होगी। ईरान ने पहले भी किया था इस तरह, जब उनको उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बुशहर का बनाया रशियन, पहले जर्मनी में था, जर्मनी फिर पीछे हट गया था। तो उस वक्त भी ये सूरत हाल थी जब जैसे ये हुए तो उस वक्त भी ईरान ने अपना एनरिच यूरेनियम रशिया के हवाले किया था। अब भी हो सकता है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ। मौनी तौर पर मोहसिन नकवी का तेहरान में होना ये बता रहा है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और पैगाम रसानी जो है उसके लिए पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है सिर्फ इस एक मकसद के लिए कि ख़ित्ते में अमन होना चाहिए, ये आखिरी मराहिल में जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बहुत ही हसास मामला है, तो एक एक कदम फूक फूक कर उठाना होगा। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। सियासत में 28वीं तरमीम का शोर है और इसी तनाजुर में सियासी जमातों में राब्ते हो रहे हैं। इस मामले ने सियासी हरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में भी कुर्बतें बढ़ती देखी जा रही हैं। पेशावर में पहली बार पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा एक पेज पर नजर आए, एक साथ भी नजर आए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के कौमी जरगा हॉल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सूबे को गंदम की तरसील, CNG की बंदिश और NFC समेत दूसरे सूबाई हुकूक के लिए सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान किया गया है। इससे पहले 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और PTI में राब्तों की तस्दीक न्यूज़ पंच में सेनेटर हुमायूं मोहम्मद भी कर चुके हैं। PTI और पीपल्स पार्टी में कोई राब्ते हो रहे हैं 28वीं तरमीम के हवाले से, कुछ पे कहेंगे कुछ? देखिए, मैंने सुना है, मुझे डायरेक्टली नहीं पता बिकॉज उसमें शामिल नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर उसमें हुआ होगा, कोई डिस्कशन हुई होंगी, वो सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है, क्योंकि मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आई सर। NFC मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ एक है कि 28वीं तरमीम में इनका शेयर कम नहीं होना चाहिए, यानी सूबों का हिस्सा बरकरार रहना चाहिए और ये पैसे वफाक के पास नहीं जाने चाहिए। पीपल्स पार्टी की तरह JUI का भी मौक़िफ़ है कि इस तरमीम पर उनसे भी कोई मुशावरत नहीं की गई, लेकिन ये बात तय है कि हुकूमत इस तरमीम को लाने के लिए कोशां हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये तरमीम आती है तो सूबों की तकसीम और दूसरे मामलात पर क्या पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मुत्तहिद होकर हुकूमत को कोई टफ टाइम देंगे? अगर पीपल्स पार्टी और दूसरी अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो गई तो क्या हुकूमत ये तरमीम ला भी सकेगी?
इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करते हैं। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर शाह शिराजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शिराजी साहब, ये एग्जैक्टली जो सारी सूरत हाल है, इसमें ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है कि ये दोनों एक पेज पर आ गए हैं, या ये अभी इब्तदाई जो है वो आप कह लीजिए कि नोक झोंक है या नोक पलक सवारी जा रही है मामलात की, और इसमें से कोई बड़ी खबर निकल सकती है 28वीं तरमीम के तनाजुर में पीपी और पीटीआई? बहुत बहुत शुक्रिया उबैद। असल इशू ये, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब वोट टेकिंग हो रही थी और 1.5-2 दर्जन मजीद वज़रा और एडवाइज़र जब गवर्नर हाउस में ओथ ले रहे थे, तो उस दौरान ये मुलाकात में शायद एक्सपेक्टेशन थी कि चीफ मिनिस्टर साहब और गवर्नर वो लाइन ऑर्डर की इशू पे बात करेंगे, वो बढ़ती हुई दहशतगर्दी और ख़ास तौर पर हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनसे जो इंट्रूजन है उसके ऊपर बात करेंगे। मौलाना इदरीस साहब की शहादत थी, उसके अलावा बनू का वाक़या हुआ, फिर नकी मरवत का वाक़या हुआ, कम से कम 25-30 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। तो डेट वाज द इशू के जो शायद डिस्कस किया जाना चाहिए था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब इनकी मुलाकात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो वो कहानी ही गंदम की निकल आई और CNG स्टेशन की जो माफिया है उनको गैस की सप्लाई बंद होने को जो है उन्होंने गैर आइनी, गैर कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करार दी। ये बड़ा एक हैरानकुन सी बात थी, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है शायद इट्स रिटन ऑन द वॉल। अगर हम बात करते हैं कि NFC अवार्ड का शेयर सूबे को नहीं मिला, 18th अमेंडमेंट होने के बाद जो फाटा का मर्जर हुआ, मर्जर की जो इंक्लूजन थी 14.6 से 19.6% आपकी आबादी का तनासब, उसके हिसाब से आपको नहीं मिले एसेट्स। फिर आप कहते हैं कि जी 18th अमेंडमेंट भी हो गई, सूबे खुद मुख्तार भी हो गए, लेकिन आपको नेट हाइडर प्रॉफिट का शेयर नहीं मिल रहा, आपको पानी की तकसीम में कमी आ रही है, आपके PSDP के तमाम प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो गए। तो मेरे ख्याल में ये एक लिप सर्विस और एक हम कह सकते हैं कागजी 18th अमेंडमेंट का सूबों को कोई फ़ायदा बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। हाँ, सियासी जमातों को इसलिए नज़र आ रहा है कि जरदारी साहब की हुकूमत में 18th अमेंडमेंट हुई। बेशक सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम मिला, बड़ी बात है कि पहली दफ़ा आप समझ रहे थे कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वो खैबर पख्तूनख्वा बना, लेकिन उसके अलावा ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड सूबे में पिछले 13 साल में जो हुकूमत थी वो इन कन्फॉर्मिटी नहीं थी फेडरेशन के साथ। और बेशक अगर PTI की भी हुकूमत थी, उसने भी ना तो नेट हाइडर प्रॉफिट दिया, ना पानी का शेयर दिया, ना बड़े डैम बने। तो एक सवाल अब यही पैदा होता है कि अगर 18th अमेंडमेंट या 28th अमेंडमेंट जिसमें कहा जा रहा है कि ये चीज़ें रिवोक होंगी, तो मेरे ख्याल में बड़ी चीज़ें, एहतशाम साहब शायद मुझसे इत्तेफाक भी करें कि बड़ी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप सूबे डैम नहीं बना सकते, सूबे जो है लाइन ऑर्डर नहीं कंट्रोल कर सकते, सूबे एजुकेशन को बेहतर नहीं बना सकते, उनका जो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं ला सके, आप मर्ज तो फिर वो जो सब्जेक्ट मैटर है उसको फिर वापस वफाक की तरफ भेज दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि जो बड़ी चीजें वो आप सेंट्रलाइज उसको सेंट्रलाइज करते हैं और वो उस तरह से पहले परफॉर्म भी कर रही थी और शायद सिस्टम को उस तरह की आदत भी। एहतशाम साहब, मैं ज़ाहिर है सवाल जिस तरह से शिराजी साहब से पूछा है बुनियादी तौर पे हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मोहम्मद साहब का हमने वो शॉर्ट भी सुनाया है जब आपने उनसे पूछा था। तो एग्जैक्टली इस वक्त इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, क्योंकि 28वीं तरमीम के तनाजुर में क्या कोई अलाइनमेंट हो सकती है इनकी? ठीक है, 18वीं तरमीम से क्या हासिल हुआ नहीं हुआ इसका बहुत अच्छा ब्रेकडाउन शिराजी साहब ने दे दिया। पीपल्स पार्टी और PTI के फ्रंट पे क्या कुछ होने जा रहा है, क्या राब्ते हो रहे हैं, क्या मुलाकातें हैं, खबरें क्या हैं? देखिए, खबर से पहले तो आप ये देख लें उबैद के परसों कामराद मुर्तज़ा साहब JUA वाले हमारे प्रोग्राम में थे और 28वीं तरमीम के बारे में आपने देखा मुखालफत कर रहे थे और उन्होंने कल दे दिया सेनेट में 28वीं तरमीम जो है ना उसकी करारदाद जमा करवा दी है। अब देखें, ये दिखाने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और होता है। हमने हमेशा देखा है, ख़ास तौर पे जब 26-27वीं और तरमीम हुई थी, तो ये जितने हमारे तहादी हैं इनके हुकूमत के, तो वो बड़ी बड़ी अपनी फहरिस्तें लेके आ जाते हैं और इसमें फ़ाइनेंशियल मामलात भी होते हैं और अपने इलाके के लोगों के लिए भी कामकाज की बातें होती हैं और किस तरीके से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल स्पेस लेनी होती है उसकी बात कर रहे होते हैं। मुझे कतई तौर पर नहीं लगता। लेकिन इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पे कोई भी आईनी तरमीम जब तक वो रेलेवेंट चैनल से नहीं आएगी, नहीं वो काबीना के रास्ते से होती हुई जब तक इधर नहीं आएगी तब तक नहीं होगा ना। वो तो ये तो फॉर क्रेडिट कामरान मुर्तज़ा साहब ने नहीं कर दिया इसको इनिशिएट। नहीं, इसको देखें ना, इसको क्रेडिट मैं नहीं समझूंगा। मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि वो तो मुसलसल ये कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, 28वीं तरमीम आनी नहीं चाहिए। अब एकदम से वो भले वो कहें कि जी हमारी अमेंडमेंट्स अपनी मर्ज़ी की हम लेके आएंगे, लेकिन इसका मतलब तो यह है कि वो भी इन प्रिंसिपल एग्री कर रहे हैं कि 28वीं तरमीम आनी चाहिए। जबकि आपने देखा आज रज़ा साहब जो है इनके पीपल्स पार्टी के, उन्होंने तो यही कहा है कि जी बिल्कुल आनी नहीं चाहिए। सेनेट के जो चेयरमैन हैं, बाकी लोग भी कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, यही फजल रहमान साहब भी अभी तक कह रहे हैं।
देखिए, एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उबैद इनकी जो हुई है ना, एक बात होगी, सबसे बड़ा मसला है वही ये इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट जो है ना, नकलो हमल पे पाबंदी लगाई जाती है गंदम की। हाँ जी। ये साल में एक आध दफ़ा ज़रूर होता है। उसकी वजह है कि ये अफ़गानिस्तान में गंदम भी आटा जो है ना वो स्मगल होता है बड़ी तेज़ी के साथ। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है जहाँ बिल्कुल ज़ाहिर शाह ठीक कह रहे हैं कि जहाँ पे सियासी हुकूमत जो सूबे की बैठी है, जहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, वो नहीं कर रहे होते। इस तरह से आपने देखा सूबे कुछ नहीं कर रहे होते, सारे के सारे वो कहते हैं स्टेटस को में रहना चाहते हैं कि जो पैसा मिलता है मरकज़ से उसको खाया जाए, वो उस पर अकाउंटेबिलिटी ना की जाए कि पैसा कहाँ खर्च करते हैं। उन्होंने ना आपने देखा दिफा में खर्च करते हैं, ना डेवलपमेंट बजट में खर्च करते हैं, ना डेट सर्विसिंग में ख़त्म करते हैं। वो कहते हैं जी 57% जो आपने ये 2010 में गवादर में जो तय हो गया था हमें ही दें ही दें। जब उनसे पूछा जाए कि जी आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए थी, जो पोर्टफोलियोज आपको दिए गए थे, बुरा हाल है सूबों में, हेल्थ का भी, एजुकेशन का भी, उसके बाद और चीज़ों का भी, वो ये बात सुनने नहीं चाहते। वो कहते हैं जी अब ये सूबा हमारा है और उसके बाद ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को आप छेड़ेंगे तो अब मसाइल पैदा हो जाएंगे। मेरा अपना ख्याल है ये जब भी ये बात होती है, ये पीटीआई पीपल्स पार्टी की तरफ से ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा जो है ना वो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अल्टीमेटली वैद इसमें कोई शक नहीं है, ये दोनों पार्टियां जो है ना इनको पता है कॉमन एनिमी इनका कौन है सियासी तौर पे, ये कभी भी इधर उधर नहीं जाएंगी। हाँ ये है कि अपने बामी मफादात के लिए बहुत कुछ करेंगी। जरदारी साहब का एक कंसर्न है, लेकिन जरदारी साहब बिलावल भुट्टो में बड़ी आजकल बड़े ओपनली कहा जाता है इख्तलाफात हैं। जरदारी साहब आज भी कहते हैं कि जी नहीं वहाँ पे तो शजील मेमन को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए। बिलावल भुट्टो लगे हुए हैं कि नहीं यही मुस्तकिल तौर पे मुराद अली शाह ही रहेंगे। इसके अलावा कभी कभी बिलावल भुट्टो गुस्से में कहते हैं जी हमें पार्टी से बाहर निकलना चाहिए, कोलेशन से। जरदारी साहब कहते हैं नथिंग डूइंग, ये नहीं करना चाहिए। तो सारे मामला जरदारी साहब चलाते हैं। वो तो गुड कॉप बैड कॉप वाला भी एक मसला खैर हमारे यहाँ रहता है ना, वो तो शरीफ के यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। एक चीज़ और है जो जिस तरफ ये मामला चले गए, मैं ज़रा शराजी साहब आपका इस पर टेक चाहता हूँ। जो मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए, जिससे उसका टाइम लाइन है, जो उसका एक सेटअप है, एक तो अनफॉर्चुनेटली हम वो करते नहीं हैं। दूसरा ऐसा क्या हुआ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कि वो एग्जैक्टली उनसे पहले जो साहब थे चले माना कि वो बड़ा एग्रेसिव रवैया रखते थे, लेकिन इनसे मुतालिक तो खुद कभी तलाल चौधरी, कभी मोहसिन नकवी, तो कभी कोई और ये बताता है कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और मतलब अंदर बड़ा अच्छा वेल बिहेव्ड होते हैं। तो ये अचीव क्यों नहीं कर सके खैबर पख्तूनख्वा के लिए वो सब कुछ जो ये मांगते हैं, मतलब पेशावर में बैठ के, इस्लामाबाद जब जाते हैं वहाँ से ला क्यों नहीं सके? देखिए यही सवाल है, क्योंकि अगर आप देखें हमेशा इनको आप रोते देखेंगे, क्योंकि लोगों ने इनको वोट दिया 4.5 करोड़ लोगों ने पीटीआई को। सेनेट के अंदर भी इनके लोग मौजूद हैं, कौमी असम्बली के अंदर भी मौजूद हैं, सूबाई असम्बली में इनके जो है वो मैक्सिमम मेंबर्स हैं, और आप समझ लें कि अपोजिशन ना होने के बराबर है। लेकिन क्यों हासिल नहीं हुए, क्यों चीज़ें हासिल नहीं हुई? ना लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कामयाबी हुई, ना एनएफसी के ऊपर हुई, ना आपके जो है नेट हाइडर प्रॉफिट आपको मिला। अब एक तो सबसे बड़ी वजह जो मुझे विजिबली नजर आ रही है वो उनके इंटरनल पार्टी रिफ्ट्स है। आप देखें कल इनके जो साबिक गवर्नर थे और सीनियर पार्टी लीडर थे शाह फरमान साहब, उन्होंने सोशल मीडिया पे क्या, बल्कि उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर बाकायदा चीज़ों को एडमिट किया है कि पीटीआई की जो इन डिसीजंस है उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है आपस के इख्तलाफात और एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, वो ऑन रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि एक वज़ीर आला जाता नहीं है, दूसरी टीम तैयार बैठी हुई थी। अब इनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ जो क्या साराइयाँ हैं पार्टी के अंदर, कि शायद इस वज़ीर आला से भी इंटरनली पार्टी खुश नहीं है, वर्कर्स खुश नहीं है, जिन लोगों को वजारतें नहीं मिली वो आप अपोजिशन कर रहे हैं, वो अखबारों में स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो वजह ये हुई। दूसरा देखें, जब तक आप वाकई अगर मरकज़ के साथ एक पेज पे नहीं है तो आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आपके पीएचडीपी प्रोजेक्ट सारे मरकज़ ने ख़त्म कर दी, 90% स्कीमें चली गई। फिर आप देखें मर्जर के हवाले से आप चीखो पुकार कर रहे हैं, आपको वो रेलेवेंट फंड्स नहीं मिल रहे। एनएफसी के वाले, लेकिन सबसे अहम उबैद ये है कि आपका 90% दारोमदार बजट के ऊपर, वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर है या फॉरेन फंडिंग पे IMF वर्ल्ड बैंक की तरफ से है, या कोई ऐसे मजीद आपका अपना रेवेन्यू नहीं है सिवाय कैपरा के रेवेन्यू के। बाकी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। टोबैको सेस के अंदर भी यही हाल है। मैं आखिरी बात ये करूंगा कि सूबा जब तक एक पेज पे नहीं होता मरकज के साथ भी, और सच्ची बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ तब तक कुछ नहीं, मेरे ख्याल में सूबे के मसाइल हल होने वाले नहीं है और ना इनका लीडर बाहर आएगा। दैट इज द फैक्ट। ठीक है, एहतिशाम साहब का जुमला। देखिए इसमें बात यह है उबैद के जो मुसलसल मरकज़ के साथ मुहाज़राई है ना, उसमें कमी नहीं हो रही। और फिर आपने देखा जो दहशत गर्दों के साथ गठजोड़, आज की भी खबर आप देख लें, वहाँ से की गुफ्तगू हो रही है, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि जी उनको ना छेड़ा जाए, अगवा बराए तावान फलाना ढमकाना ना किया जाए। एक तो इनका नेक्सस जो है ना ये खारजियों के साथ जो है ना ये कभी भी नहीं होता कि ये इस असर को ज़ाहिर कर सके। दूसरा देखें जो 35,000 टन अफ्यून काश्त होती है तीरा वैली में और कुछ जगहों पे, उसकी प्रोडक्शन होने के बाद ये जाती है अपना क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान, वहाँ से बाहर जाती।
तो ये लोग कहते हैं कि इनके अपने नेक्सस हैं। बड़ी मुश्किलों से अब वो केपी के चीफ मिनिस्टर जो है ना वो गवर्नमेंट की मीटिंग में एपेक्स कमेटी में आते हैं, ये तसर दूर करने में नाकाम अभी तक हैं, बड़ा कम जाते हैं जितने धोखे लोगों के हमारे लोगों तो बल्कि वो पॉलिटिकल टेरर नेटवर्क भी कहा है ना, जानते हैं कहने केपी से वालों होती ने। है, बिल्कुल एग्जैक्टली। चलें खैर, केपी से होती है लेकिन उस तरफ नहीं आते। हाँ जी चले, वो तो फिर उसका मसला है ना, वो फिर मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो रहा है, असले के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फिर वो रियासत के खिलाफ दीगर मामलात में पॉलिटिकल मामला रहा है। एक लंबी बहस है। 28वीं तरमीम पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई अलाइनमेंट करती है तो जाहिर है वो शिकों की हद तक होगा, यानी खास तौर पर NFC के मामलात पर रहेगा, लेकिन इसका मैसेज पार्लियामान के अलावा कहाँ कहाँ जाएगा और वहाँ से क्या क्या हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में, यानी कौन इसका बुरा मनाएगा, कौन इस पे समझेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे जो है वो पोजीशन ली है, पता नहीं कोई समझेगा भी या नहीं समझेगा। लेकिन बहरहाल एहतशाम साहब बहुत शुक्रिया, शिराई साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। शान मसूद शदीद तनकीद की जद में है और शायद वो टेस्ट कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि ऐसी इत्तलात अब आ रही हैं। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद की क़यादत में कौमी टीम की कारकर्दगी पर सवालात ही सवालात हैं। आदाद व शुमार के मुताबिक शान मसूद पाकिस्तान की टेस्ट तारीख़ में कम तरीन कामयाबी तनासुब रखने वाले कप्तानों में शामिल हो गए। पिछली 5 टेस्ट सीरीज़ पर अगर नज़र डालें तो सिर्फ एक में ही कामयाबी मिली है, एक ड्रॉ हुई और 3 में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान को 3-0 से वाइट वॉश का सामना हुआ। होम ग्राउंड पर बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से शिकस्त हुई, जो होम ग्राउंड पर बांग्लादेश के खिलाफ पहली टेस्ट सीरीज़ की शिकस्त है। होम ग्राउंड पर ही पाकिस्तान ने इंग्लैंड सीरीज़ 2-1 से जीती, जबकि जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान सीरीज़ 2-0 से हार गया और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ 1-1 से बराबर रही। आज होने वाले मैच में भी बांग्लादेश के हाथों टेस्ट सीरीज़ में क्लीन स्वीप शिकस्त ने शान मसूद को बतौर कप्तान सवालात के कटहरे में खड़ा कर दिया। सिलहट टेस्ट में 78 रन की शिकस्त ने न सिर्फ सीरीज़ का फैसला किया बल्कि पाकिस्तानी टीम की कमज़ोर हिकमत अमली को भी बेनकाब कर दिया। एक वक्त में पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 81 रन दरकार थे और उसकी 3 विकेटें बाकी थीं। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान यह हदफ हासिल करके टेस्ट मैचेस तारीख का सबसे बड़ा 437 रन का हदफ हासिल कर लेगा, लेकिन साजिद खान बांग्लादेशी स्पिनर ताजुल इस्लाम की गेंद पर शैंतो को कैच थमा बैठे। साजिद खान के पवेलियन लौटते ही पाकिस्तान की बैटिंग लाइन तो जैसे लड़खड़ा गई और मोहम्मद रिजवान भी एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में शरफुल इस्लाम की गेंद पर 94 रन बनाकर नर्वस 90s का शिकार हो गए, आउट हो गए। पाकिस्तान की आखिरी विकेट भी 358 रन पर गिरी जब खुर्रम शहजाद भी बगैर कोई रन बनाए अपनी विकेट गंवा बैठे। ये बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैचेस में मुसलसल चौथी कामयाबी है। इससे कबल 2024 में पाकिस्तान में खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज़ में भी बांग्लादेश ने 2-0 से कामयाबी हासिल करके क्लीन स्वीप किया था। पाकिस्तान को 2024 के बाद से टेस्ट फॉर्मेट में मुसलसल नाकामी और अदम तसलसल का सामना है और इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पर चला गया है, जबकि बांग्लादेश 7वीं पोजीशन पर आ गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी हम बाहर ही हैं। मैच में एक मौके पर पाकिस्तान को हदफ के करीब पहुंचकर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जो टीम की जहनी कमजोरी जाहिर करता है। बाबर आजम ने कुछ मुजाहमत तो दिखाई, लेकिन बाकी बैटिंग लाइनअप बड़ी शराकतें कायम, बड़ी पार्टनरशिप्स लगाने में नाकाम रही। बॉलिंग में खुर्रम शहजाद ने 8 विकेटें लेकर नुमाया कारकर्दगी दिखाई, मगर टीम फिर भी न जीती। मोहम्मद रिजवान और लिटन के दरमियान लफ्जी जंग भी खबरों में नुमाया रही। बांग्लादेश से ये शिकस्त सिर्फ एक सीरीज़ नहीं है, बल्कि एक बड़े सवाल की निशानदही करती है कि पाकिस्तान क्रिकेट आखिर किस सम जा रही है, पाकिस्तान के क्या फैसले हैं, कप्तान क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, सबको डिस्कस करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इसमें सैयद हैदर साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। सैयद हैदर साहब, इसमें बुनियादी तौर पर ये सारे का सारा कसूर शान मसूद का है या इसमें सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं और तभी हम यहाँ तक पहुँचे? एग्जैक्टली पाकिस्तान टेस्ट टीम को हुआ क्या है? अगर आप किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहें तो वो कौन है एग्जैक्टली? देखिए, इसमें तो पूरी टीम जिम्मेदार है। किसी भी खिलाड़ी ने, बॉलर ने, बैट्समैन ने कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। बैट्समैन जो है उनको जो अपना काम करना चाहिए था वो नहीं किया। बॉलर्स जो हैं वो डिसिप्लिन नहीं था उनके पास, विकेट में मदद होने के बावजूद उसको सही स्पॉट्स में बॉलिंग नहीं कर पाए। तो पूरी टीम इसकी जिम्मेदार है। शान मसूद जाहिर है एक लीडर की हैसियत से ज़्यादा जिम्मेदार हैं। उनको पॉइंट आउट करना चाहिए था, जो चीज़ें उनके सामने पहले से थी उसको पहले से पॉइंट आउट करते और टीम सिलेक्शन में अपना रोल प्ले करते, तो वो कहीं पे भी नज़र नहीं आए मैच से पहले। और जब मैच से पहले आप नज़र नहीं आते हैं तो मैच के दौरान तो फिर आपकी हैसियत कुछ और ही रह जाती है। अब आप देखें, शांतो जो उनके कप्तान थे बांग्लादेश के, वो बड़े एग्रेसिव थे और बड़े कॉन्फिडेंट थे। वो अब DRS रिव्यू लेने जब जाते थे तो अपने आप फैसले करते थे। शान मसूद प्लेयर से पूछते थे, बताओ क्या करूं, बताओ क्या करूं। जब एक कप्तान जो है खुद अपनी टीम के लड़कों से पूछेगा मुझे क्या करना चाहिए, हर वक्त आप मशवरा करें
लेकिन आपके पास एक कायदाना सलाहियत होनी चाहिए, आपको फैसले करने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी जो बैट्समैन इस वक्त टीम खेल रहे हैं, ज़्यादातर इंडिविजुअल खेल रहे हैं। वो अपने आप चाहते हैं थोड़े से रन्स कर लें, 25, 30, 40 रन कर, ताकि अगले मैच में चांस बन जाए। वो कोई पार्टनरशिप, हमें दोनों टेस्ट मैचेस में पाकिस्तानियों की तरफ से कोई बड़ी पार्टनरशिप नज़र नहीं आई, जैसे कि उन्होंने की। उनके 6 आउट हो गए 100 रन में, उसके बाद उनके 7वें और 8वें बैट्समैन ने 180 रन की पार्टनरशिप कर दी। तो ये जो फ़र्क है, ये दोनों टीमें में ज़ाहिर है ज़्यादा नज़र आया और पाकिस्तानी टीम जो है उसका शिकार हुई और दोनों टेस्ट मैच हार गई। नहीं, इसमें बुनियादी तौर पे ये जो मसला है ना, जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं कि एक तो वो ज़ाहिर है टीम एफर्ट नहीं है, हर एक की कोशिश होती है अच्छा मैं अपना 50 कर लूँ या मैं अपना 40 कर लूँ और मेरा जो है वो रैंकिंग के मामलात अच्छे रहें, पॉइंट्स टेबल में मैं नज़र आता रहूँ। ये तो माइंडसेट आज का नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने T20 में भी भुगत लिया है, या हमने वनडे में भी भुगत लिया है। अब इसको करें क्या, इसकी कोई छांटी करें, मतलब कुछ सारे पुराने लड़कों को एक मरतबा बाहर बैठा दें और बोलें हाँ जी आ जाओ नए लड़कों को खिलाते हैं, या ये माइंडसेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में एट एनी लेवल प्रिवेल कर चुका है, यानी डोमेस्टिक से भी बच्चा लाएंगे तो वो भी ये सोचेगा कि भाई 50 करो और अपने आप को बचाओ। देखिए, अब क्रिकेट इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल हो गई है कि अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो सकती। प्लेयर्स जो है वो, अगर उनको ये कहा जाए हम तुम्हें ड्रॉप कर रहे हैं, टीम में नहीं खिला रहे हैं, वो जाके फिर कहीं पे कोई T20 लीग खेलना शुरू कर देंगे। असल बात ये है कि आप एज ए पर्सन जो है आप कितने जिम्मेदारी लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पसंद नापसंद का बड़ा मसला है। एक कोच या एक मैनेजमेंट जो होती है वो अगर टीम के बजाय अपनी पसंद नापसंद पे फैसले करने लगे कि इसको लाना है इसको नहीं लाना है, तो उससे फिर टीम का कम्बिनेशन कभी भी नहीं बन पाता है। असल बात ये नहीं है कि आप 2 टेस्ट हार गए हैं, असल बात ये है कि आप पिछले 2-3 साल से मुसलसल खराब जा रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि आपने अपने कम्बिनेशन ही नहीं बनाया। कम्बिनेशन जब बनता है जल्दी आगे जाकर जो है उसके रिजल्ट सही होते हैं। इस वक्त अगर हम ये सोचें कि इसको ड्रॉप कर दो, उसको निकाल दो, इसको हटा दो, अच्छा इसमें इसको अगर हम इस तरह देखें, जैसे हमने कहा कि शान, आपने एक मिसाल दी कि वो अगर रिव्यू भी लेने जाता है तो वो 4 लोगों से मशवरा करता है, ज़ाहिर है ये अपना अपना मिजाज होता है, लेकिन फिर यहीं से एक सवाल ये उठता है कि शान जब अपनी टीम को सेलेक्ट करता होगा तो ज़ाहिर है उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग मतलब इनपुट देते होंगे, और अगर वो सबको सुनने वाले हैं और इफ़ ही इज़ अ प्लीज़र तो वो फिर ज़ाहिर है वहाँ पर भी डिक्टेशन ले लेते होंगे, और तभी आपको ये नतीजा मिल रहा है कि आप खेल ही नहीं पा रहे, परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जब टीम सिलेक्शन होती है उसमें शान का या प्लेयर्स का ज़्यादा रोल नहीं होता है, बल्कि उसमें पीछे से जो है कोच मैनेजमेंट वो ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लेकिन कप्तान के पास अपने 1-2 कोई ऑप्शंस तो होते हैं ना, बोलते हैं यार चलो ये नहीं तो मैं ये कर लूंगा। शाहीन अफरीदी कर चुके हैं ये। और बदकिस्मती से हमारी नेशनल टीम के ऊपर 1-2 फ्रेंचाइज का कब्जा है। ये PSL, देखिए अगर आप पीछे से एग्जामिन करना शुरू करेंगे तो जब से PSL शुरू हुई है, जब से पाकिस्तान टीम बिल्कुल ख़राब होना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। पहले 2-3 साल इतनी नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता आप देखें बिल्कुल उसकी हालत ये हो गई कि अब अमेरिका जैसी टीम से हार जाते हैं, बांग्लादेश से आप पूरी सीरीज हार जाते हैं, उसके अलावा आप नेपाल के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप UAE के खिलाफ स्ट्रगल कर, जिनका कोई रैंकिंग नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि प्लेयर्स जो हैं अब उनमें अपने खेल में निखार पैदा करने की, जिसे आप कहें उर्दू में, या एक डाइवर्सिटी इंग्लिश में कहें, कि वो चीज़ अब इनमें नहीं रही है। वो समझते हैं थोड़ी देर खेलो, पैसे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे कहीं और से पैसे मिल जाएंगे। जब आपकी सोच ये हो जाती है तो फिर क्रिकेट खत्म हो जाती है। दूसरी बात ये है कि ये चैलेंज है ना डेफिनेटली। अच्छा, इस बीच मुझे सैयद हैदर साहब एक साहब ने भी ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मिर्ज़ा साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये जो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट का रोना है, ये तो जाहिर है आज का नहीं है, अचानक से हम 2 टेस्ट नहीं हारे, ये तो एक कंटिन्यूएशन है जिसको मतलब आप कह लें गलत फैसला साजी और फिर गलत पिक एंड चूज़। एग्जैक्टली किस को मोरद इल्ज़ाम ठहराएं इकबाल भाई? मसला ये है कि पाकिस्तान में एक तो सबसे मेन फैक्टर ये है कि हमारे जो टॉप स्टार्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते और उनकी तवज्जो शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट पर मरकूज होती है, और जब 4 रोज़ा या 5 रोज़ा टेस्ट मैच आता है तो फिर वो एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि 4 बॉलर ओवर्स करते हैं। T20 में 4 ओवर्स के स्पेल और टेस्ट क्रिकेट में लंबे स्पेल करना पड़ते हैं। बैट्समैन भी आड़े तिरछे स्ट्रोक खेलते हैं T20 में, और टेस्ट क्रिकेट जो असल उसमें जो 150 बरस से खेली जा रही है, जब वहाँ जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में तो एक्सपोज हो जाते हैं। बुनियादी वजह ये है कि हमारे क्रिकेटर्स पर लाजिम किया जाए कि वो पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसमें हिस्सा लें। जब वो खेलेंगे तो यंगस्टर्स के लिए भी मोटिवेशन होगी और खुद उनको भी प्रैक्टिस होगी। दूसरे, कोई सिलेक्शन कमेटी का सरबराह नहीं है,
किसकी अकाउंटेबिलिटी हो? आकिब जावेद साहब सारे शॉट्स खेल लें और वो गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर है और कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी अब्दुल रज़ाक सेलेक्टर होते हैं, कभी मोहम्मद यूसुफ, कभी वहाब रियाज, कभी अजहर अली, कभी अलीम डार, बेशुमार सिलेक्टर्स आते हैं और चले जाते हैं। फिर उनका माइंडसेट क्या होता है? एक जो सिलेक्टर अब मिसबाउल हक आ गए हैं सिलेक्टर, सरफराज भी सिलेक्टर कम हेड कोच है। तो एक तो सिलेक्शन कमेटी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दुनिया भर में चीफ सिलेक्टर होता है, जो भी सिलेक्शन कमेटी होती है उसका चीफ सिलेक्टर होता है। भारत की एग्जांपल ले लें कि किस तरीके से अजीत आगरकर टीम का अनाउंसमेंट करते हैं, जॉर्ज बेली ऑस्ट्रेलिया के, बेशुमार लोग हैं। तो हमारे यहाँ कई ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से हमारा तजुली की तरफ गामजन है। और जब से उबैद ये T20 क्रिकेट आई है कि जिसमें पैसा ही पैसा आ गया, तो लड़कों की तवज्जो जो है वो बजाय टेस्ट क्रिकेट के T20 क्रिकेट की जानिब होकर रह गई है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को बेपनाह नुकसान। अच्छा, इसमें इकबाल भाई बुनियादी तौर पे शान मसूद की भी कमज़ोरी है, यानी एज कप्तान वो सिलेक्शन कमेटी से वो चीज़ें नहीं ले सक रहे, या अगर उनको अच्छा पूल मिल रहा है तो वो उसको एग्जीक्यूट अच्छा नहीं कर पा रहे, तो शान की परफॉर्मेंस को ओवरऑल एज कैप्टन आप कैसे देखते हैं? क्योंकि खबरें ये हैं कि शायद वो शदीद तनकीद की जद में आते हुए इस वक्त इस्तीफे का ही सोच रहे हैं, उनसे ले लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, उन पर तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान 16 में से 12 टेस्ट मैच हारा है, सिर्फ 4 टेस्ट मैच जीता है। लेकिन आप इस टेस्ट मैच को देखें, सिलेट टेस्ट में मुझे लगता है हर शख्स को कप्तानी का कोई रोशनी नजर आ रही है। आप देखें सीनियर क्रिकेटर्स ने उनके साथ कोई ताउन नहीं किया कि जब वो लेते थे रिव्यू, उस वक्त कोई रिजवान यूं हाथ उठाते थे, क्योंकि रिजवान भी इस दौर में शामिल हैं, बाबर आजम भी इस दौर में शामिल हैं, सलमान अली आगा भी इस दौर में शामिल हैं, और शाहीन शाह अफरीदी बाहर बैठे हुए थे। तो मुझे लग रहा है कि शान मसूद को शायद ये, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, हालांकि उन्होंने पहली इनिंग्स दूसरी इनिंग्स में 71 रन बनाए, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, क्या उनको तब्दील करेंगे? और अगर उनको तब्दील करते हैं तो फिर उबैद मुझे बताइए कौन कप्तान बनेगा पाकिस्तान का? बाबर आजम को आजमा चुके हैं, इसी क्रिकेट बोर्ड के टेन्योर में उन्हें कप्तानी से हटाया गया, रिजवान को इसी बोर्ड के दौर में कप्तान बनाया गया, हटाया गया, आगा सलमान T20 के कप्तान है, उनको अब तक नहीं हटाया गया। तो समझ में नहीं आता, अगर ये लोग, अगर सपोज शान मसूद जाता भी है तो क्या सऊद शकील बनेंगे जो खुद फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? तो कौन ऐसा है? ऐसा तो बज़ाहिर कोई नजर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान की क़यादत करे। अगर आउट ऑफ द बॉक्स आप किसी को ले आए तो अलग बात। तो अगेन एक तजर्बा होगा। लास्टली इकबाल भाई आपसे चाहता हूँ कि जो रिजवान वाला मामला हुआ जिस पर वो एक्टिंग जाहिर है, क्योंकि रिजवान खुद कहते हैं कि समटाइम्स एक्टिंग समटाइम क्रैम्प्स, तो वो बांग्लादेश की टीम भी उन्हें तनकीद बना रही है। तो हमारे ना सिर्फ परफॉर्मेंस वाले मसाइल हैं, बल्कि हम जो ये हमारी ट्रेनिंग नहीं है कि किस तरह से कहाँ क्या स्टेटमेंट देना, उसकी भी वजह से हम ज़ेरे अताब हैं माशाल्लाह। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे लड़कों को किस बात का आइडिया ही नहीं है कि किस मौके पर क्या बात करनी चाहिए और जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया को कैसे फेस करना चाहिए। और फिर रिजवान की आपको पता है, उनके हवाले से एक AI वीडियो भी आ गई कि जनाब वो वहाँ तबलीग में चले गए थे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर आप जब वर्ल्ड कप हो रहा था वहाँ बीच मैदान में नमाज पढ़ना शुरू हो गए, आप वहाँ जाके ड्रेसिंग रूम में पढ़े, तो रिजवान की भी तो ऐसी चीजें हैं कि जिनको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उन्हें खुद भी मोहतात रहना चाहिए। ये क्रिकेट बोर्ड का काम है कि उनको बताए कि किस मौके पर क्या बात कर दी है, नहीं कि आपने जो मुंह में आया वो कह दिया। इसीलिए आप देखें, कभी सोच सकते थे कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारे क्रिकेटर्स का। बांग्लादेश को हमने टेस्ट स्टेटस दिलवाया, सन 2000 में वो टेस्ट मैच खेलने मुल्तान आए, एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का। बांग्लादेश इतने इब्तदाई 35 में से 34 टेस्ट मैच हारा था, अब वही टीम हमारे गले पड़ गई है। तो खुद सोचना चाहिए हम मौका क्यों दे, अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहे तो मजाल है लिटन दास की कोई हमसे बात कर सके। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सैयद हैदर साहब, आपके भी वक्त आप दोनों हज़रात ने ज्वाइन किया, थैंक यू। दौरा यूरोप के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक बार फिर अपनी सफ़ाकियत और अक़लियतों पर तोड़े जाने वाले मज़ालिम पर आलमी सतह पर हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है। महज सियासी तशहीर के लिए जारी मोदी के दौरा यूरोप ने दुनिया भर के सामने भारत का सफ़ाक चेहरा अयां कर दिया है। नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म ने भारत में अक़लियतों के हुकूक़, आज़ादी सहाफ़त और कानून शिकनी पर मोदी को आईना दिखाया है। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक डच वज़ीर आज़म ने कहा, भारत में आज़ादी सहाफ़त और अक़लियत के हुकूक़ बिलखुसूस मुसलमानों पर शदीद दबाव है। यूरोपीय यूनियन और भारत को आज़ाद तजारती माहदे के तहत भारत में इंसानी हुकूक़ और जमहूरियत पर भी बात करना होगी। मोदी के दौरे के दौरान नीदरलैंड्स की शहरी अनीसा का अगवा केस भी डच मीडिया में नुमायां अहमियत का हामिल रहा। नॉर्वे में भी मोदी और आला भारतीय ओहदेदार आलमी मीडिया के भारत में इंसानी हुकूक़ से मुताल्लिक संगीन सवालात के जवाब देने से भाग गए।
जबकि मोदी से सवाल करने वाली नॉर्वेजियन सहाफ़ी हेली लैंग का इंस्टाग्राम अकाउंट मुअत्तल कर दिया गया है, जिस पर मुतासिरा सहाफ़ी ने एक्स पर यह लिखा है कि मोदी के मुंह पर तमाचा मारा कि प्रेस फ्रीडम की कीमत चुका। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन के मुताबिक भारत के दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावे पर संगीन सवालात मौजूद थे, अब मज़ीद सवालात उठ रहे हैं। इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर आलमी तशवीश में इजाफ़ा देखा जा रहा है। ये तमाम मंजरनामा भारत के लिए सिफारती सतह पर एक बड़े इम्तिहान के तौर पर ही देखा जा रहा है। असल सवाल ये है कि ये सिफारती पेशकदमी या फिर सिफारती तन्हाई का आगाज़, और मोदी आखिर कब अपने पसंदीदा सहाफ़ियों को आमों के अलावा भी कोई इंटरव्यू देना पसंद करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत के इस वज़ीर आज़म को सवालों का सामना तो करना ही पड़ेगा। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।